देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में हम जानेंगे तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, ठीक है, हमारे पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक्सपेक्ट निकल कर आता है जिसके बारे में हमको पढ़ना है इस, ठीक है। आज हम लोग इसके पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। भारतीय संविधान में आपको मूल अधिकार आपको मिलेंगे, ठीक है। मूल अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, तो ध्यान में रखना है 12 से लेके 35 तक आपको मिलेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये आएगा हमारे दिमाग में से, मौलिक अधिकार आखिर आया से कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात देखेंगे तो मौलिक अधिकार पे हमारे अमेरिकी संविधान का मतलब क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल्स जो है उसमें आपको वर्णित मूल अधिकार पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा ने विभिन्न विषयों पर विचार के लिए अनेक समितियों का गठन किया था, जिन्होंने अपनी अलग अलग मतलब सिफारिशें की, जिसके बाद में मूल अधिकारों को पुनः जांच परख के लिए, ठीक है, उप समिति में गठित की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति जो बनी थी उसके मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के व्यापक प्रावधान को अपनाया गया है, परंतु अमेरिकी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार के उपबंध नहीं है, ठीक है। इसलिए अमेरिकी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को निरपेक्ष अधिकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है हमें समझने वाला है, देखना है यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के व्यापक प्रावधान अपनाए गए, 12 से 35 तक आर्टिकल्स दिया जाता है, उसमें मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित क्या है, तो व्यापक प्रावधान है, परंतु अमेरिकी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए अमेरिकी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को निरपेक्ष अधिकार भी कहा जाता है, जबकि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनेक प्रतिबंध हैं, इसलिए इन्हें सापेक्ष अधिकार भी कहा जाता है। मतलब मौलिक अधिकार तो आपको दिया गया है, लेकिन उससे संबंधित बहुत सारे मतलब क्या है, तो प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, इसलिए मौलिक अधिकार को कौन सा, तो सापेक्ष अधिकार कहा जाता है, ठीक है। जबकि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार को निरपेक्ष अधिकार कहा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपको, ठीक है, मौलिक अधिकार पे आपको प्रतिबंध नहीं है। अब यहाँ पे दो तरह के प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं, एक मौलिक अधिकार होता है, दूसरा जो है कानूनी अधिकार होता है। दोनों अधिकार में अंतर क्या है, तो देखेंगे कानूनी अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा प्रश्न अगर कुछ पूछेगा से कानूनी अधिकार क्या होते हैं, तो कानूनी अधिकार जो होते हैं कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं और न्यायालय के द्वारा मतलब क्या होते हैं, तो बाध्यकारी होते हैं। मौलिक अधिकार भी कानून द्वारा संरक्षित और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन दोनों में यह अंतर है कि कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर निचले न्यायालय और, ठीक है, सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यवाही होती है, जबकि मौलिक अधिकारों में हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 में वर्णित विशिष्ट रीट के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना दो प्रश्न, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में बोलेगा या फिर मतलब आपको बोलेगा कानूनी अधिकार, तो दोनों क्या होता है, कानून के द्वारा संरक्षित और बाध्यकारी तो होता है, लेकिन दोनों में मतलब मूल अंतर की बात यह है, तो कानूनी अधिकार का उल्लंघन अगर हो जाए तो निचले न्यायालय, ठीक है, निचले न्यायालय और सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यवाही होती है, जबकि मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय में आप लोग जा सकते हैं, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, मतलब रीट का आप लोग अपना प्रयोग कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 100 कितने कितने का 126 या फिर 226 का प्रयोग करके स्टेट में जाते हैं। हाई कोर्ट में रीट कौन सा है, बताइए, 226, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कानूनी अधिकारों को विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों से परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन का सहारा लिया जाता है। अब कानूनी अधिकार में विधायिका के द्वारा साधारण कानून के द्वारा भी मतलब सामान्य कानून से परिवर्तित किया जाता है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार में आपको किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही मतलब संभव हो पाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कानूनी अधिकारों का पूर्णतः समापन या उनमें अंशतः परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। कानूनी अधिकार को या तो पूरा समापन भी कर सकते हैं या फिर अंशतः उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जबकि केशवानंद भारती बाद के पश्चात उन मौलिक अधिकारों को संसद या विधानसभा संशोधित या प्रतिबंधित नहीं कर सकती, जो कि आधार ढांचे से संबंधित है, आधारभूत ढांचे से संबंधित है। तो यहाँ पे केशवानंद भारती विवाद जो आया था 1973 में आया था, उसमें कहा गया था मतलब संसद या फिर विधायिका कह लीजिए, ठीक है, मौलिक अधिकारों में मतलब क्या कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है, अगर वो मौलिक अधिकार की बात करेंगे, आधारभूत ढांचा से मतलब क्या है, संबंधित है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है।
मौलिक अधिकारों का आपातकालीन के अतिरिक्त कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? आपातकाल के दौरान कर सकते हैं इसका निलंबन, ऐसे उसका निलंबन नहीं होता है। 44वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 1978 के पहचान अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण एवं जीवन के अधिकार आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो 1978 में जाकर मौलिक अधिकार में थोड़ा सा संशोधन आपको देखने को मिलता है। इसमें कहा गया है दो आर्टिकल जो है, ठीक है, एक 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किए जा सकते, ठीक है। आर्टिकल्स 20 में कौन सा है? तो दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण आर्टिकल्स 20 में है। और आर्टिकल्स 21 में क्या है? तो जीवन के अधिकार। ये दोनों आर्टिकल जो है 20 और 21 से जो आपको मौलिक अधिकार जो प्राप्त होता है उसको, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, चाहे देश में इमरजेंसी ही क्यों ना लागू हो, ऐसे परिस्थिति में भी इसे मतलब क्या होता है? समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए कौन सा आर्टिकल्स 20 और 21 को याद रखिएगा। 20 में क्या है? तो दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है। 21 में बात करेंगे तो जीवन का अधिकार है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मतलब मूल अधिकार देखेंगे तो क्या क्या मूल अधिकार है जो कि हमको संविधान सभा द्वारा प्रदत्त आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात देखेंगे भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो लगभग भारतीय संविधान का 70% भाग जो है, ठीक है, लगभग 70% भाग जो है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से मतलब क्या है? प्रभावित है। परंतु यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 1935 वाले एक्ट में आपको मूल अधिकार के विषय में कहीं भी आपको चर्चा नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए संविधान सभा में मूल अधिकार पे सर्वाधिक चर्चा हुई और इसे सर्वाधिक मतलब क्या किया गया? तो महत्व भी प्रदान किया गया, ठीक है। तो 1935 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम जो है सबसे बड़ा एक्ट जो है, उससे हमारे भारतीय संविधान का 70% भाग को तो कवर किया गया है। लेकिन 1935 की जो एक्ट जो है, ठीक है, उसमें कहीं भी मौलिक अधिकार के बारे में कोई भी मतलब जानकारी नहीं थी। इसीलिए संविधान सभा में जब ये बात ही हुई इसे मौलिक अधिकार को भी शामिल करना है, तो इसके लिए मतलब सबसे सर्वाधिक बार मतलब मूल अधिकारों पे मतलब चर्चा हुई, ठीक है, और इसे सर्वाधिक महत्व भी मतलब प्रदान किया गया। आप देखेंगे किसी भी देश के संविधान को उस देश का मूल या मौलिक कानून कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे भारत के, बात करेंगे भारत के संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करेंगे 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल जो है आपको किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। इसमें आर्टिकल्स 12 तो आप लोग जानते हैं, आर्टिकल्स 12 में क्या है? तो राज्य का परिभाषा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स 12 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और डीपीएसपी का, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का 36 से 51 तक का जो पहला आर्टिकल है 36, उसमें भी मतलब राज्य का परिभाषा आपको देखने को मिलता है। तो 12 भी याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 12 भी याद रखिएगा, 36 भी याद रखिएगा। दोनों में राज्यों का मतलब क्या देखने को मिलता है? परिभाषा देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं हमें समझना है और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल माने जाते हैं, ठीक है। मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो क्या होता है? बहुत ही मतलब क्या होता है? मूल माने जाते हैं, जिसके अभाव में व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं, ठीक है, विशेषताओं का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार अगर लोगों से ले लिया जाए तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का पूर्णतः मतलब विकास होना मतलब क्या होता है? संभव नहीं होता है। दूसरी बात मतलब क्या था? मौलिक अधिकार जो होता है राज्य के विरुद्ध मतलब प्राप्त होता है। क्या होता है? मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध मतलब उपलब्ध होते हैं। और राज्य भारतीय भूभाग पर शक्ति का प्रयोग की सर्वोच्च संस्था है। राज्य की बात करेंगे तो भारतीय भूभाग में मतलब क्या है? तो शक्ति के मतलब क्या है? प्रयोग का मतलब क्या है? सर्वोच्च संस्था है। मूल अधिकार मतलब क्या होता है? राज्य की तुलना में व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। मूल अधिकार की बात करेंगे तो राज्य की प्राथमिकता नहीं देता है, किसे प्राथमिकता देता है? तो व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपका मूल अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध मतलब व्यक्ति को मतलब क्या होता है? उपलब्ध होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मूल अधिकार जो होता है व्यक्तित्व के पूर्ण गरिमा और पूर्ण विकास भी मतलब क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। अगर मान लीजिए, ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन के पश्चात किसी भी व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश करके अपने अधिकारों को संरक्षित करने की शक्ति प्रदान की गई। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का मान लीजिए उल्लंघन होता है तो ऐसे कंडीशन में वो डायरेक्ट मतलब क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालयों में भी जाकर मतलब अपने शक्ति का, ठीक है, क्या कर सकता है? संरक्षित कर सकता है। दूसरे शब्दों में क्या है?
अतः मौलिक अधिकार का प्रावधान लोकतांत्रिक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहचान है, क्योंकि नागरिकों के द्वारा अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य का निर्माण किया गया। अतः बात करेंगे, अतः अधिकार साध्य है तथा सरकार इसे संरक्षित करने का एक साधन है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जो है हमारा क्या साध्य है और सरकार इसे संरक्षित करने का क्या है साधन है। आप चलेंगे एक एक करके मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल्स को देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल जो हमारे भारतीय संविधान में 12 से लेकर 35 तक हमें उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आप यहाँ से राज्य की परिभाषा आपको देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार के अध्याय की शुरुआत में राज्य से होती है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाला अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार दिया जाता है, आपको दिया गया, क्यों दिया गया आपको, क्योंकि आपको राज्य के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसलिए पहला आर्टिकल जो आर्टिकल 12 जो है इससे मतलब क्या ज्ञात होता है, तो इससे मतलब राज्य की परिभाषा ज्ञात होती है। अब यहाँ पे देखेंगे राज्य के अंदर कौन कौन आता है। आप बोलेंगे सर मतलब मौलिक अधिकार तो मतलब राज्य के, ठीक है, राज्य का डिफिनेशन राज्य में क्या क्या आता है। तो राज्य कहने का मतलब केवल बिहार राज्य या फिर नहीं, बिहार राज्य कहने का मतलब नहीं है। राज्य जब भी पॉलिटी में राज्य शब्द का प्रयोग करें तो उसका मतलब देश होता है। ठीक है, राज्य शब्द का मतलब क्या होता है पॉलिटी के अंतर्गत देश होता है। देश के अंदर जितनी भी संस्था है सारे के सारे राज्य के अंतर्गत शामिल हो जाती है। अब यहाँ पे देखें अनुच्छेद 12 में राज्य का अभिप्राय स्पष्ट किया गया, जिसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख किया गया होगा। अब देखेंगे राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। राज्य के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय सरकार एवं संसद जो होगा राज्य का पार्ट होगा। प्रत्येक राज्यों की विधानसभा एवं सरकार जो होगी वो भी राज्य का पार्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, राज्य का मतलब, ठीक है, बिहार या फिर महाराष्ट्र ये राज्य नहीं, राज्य का मतलब क्या होगा एक विशेष क्षेत्र, ठीक है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की मतलब मानवीय मानवीय लोगों का राइट्स मतलब क्या हो सुरक्षित हो। ठीक है, राज्य का मतलब एक तरह से राष्ट्र ले लीजिए। ठीक है, पॉलिटी में राज्य का मतलब देश से ही लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारतीय सरकार एवं संसद आती है। प्रत्येक राज्यों की विधानसभा एवं सरकार आती है। सभी प्रकार का स्थानीय शासन आता है और अन्य संस्थाएं। अब अन्य संस्थाएं कहने का मतलब जितना भी संस्थाएं जो है, ठीक है, जितने भी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो भी बात करेंगे, कोई जैसे मान लीजिए कोई मतलब सरकारी बिल्डिंग है, कोई LIC का बिल्डिंग है, चाहे कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, सारे के सारे मतलब क्या होता है राज्य की संस्थाएं है और सब जगह पे आपका मौलिक अधिकार मतलब क्या होगा वैलिड होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें जो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो मौलिक अधिकार जो राज्य का डेफिनेशन जो दिया गया है काफी मतलब क्या है, तो काफी मतलब बड़ा, काफी व्यापक होता है। उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। संविधान की व्याख्या का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया। अगर पूछेंगे कभी भी प्रश्न ऐसा आ जाएगा संविधान का व्याख्याकर्ता कौन है, अगर मान लीजिए संविधान कहीं पे किसी को नहीं समझ में आए, ऐसे कंडीशन पे संविधान अगर मौन होगा तो ऐसे कंडीशन में अंतिम निर्णय जो होगा किसका मान्य होगा, तो वैसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम के पास है। न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के पास है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए राज्य के उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य की सभी एजेंसियां अथवा प्राधिकरण भी राज्य के श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जिसको एम्स कहते हैं, ठीक है, एम्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस सारे के सारे मतलब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे राज्य का ही मतलब क्या होगा पार्ट होगा। ठीक है, अगर बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय की ले लेंगे, एम्स का ले लेंगे, या फिर मान लीजिए कोई सरकारी भवन है, ठीक है, कोई सरकारी संस्था है, ठीक है, वो सारे के सारे राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अतः राज्य की बीच से संचालित संस्थाएं एवं राज्य के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा कार्य करने वाले अधिकरण भी राज्य के दायरे में शामिल होते हैं। अब बैंक वगैरह हो गया, कोई सरकारी ऑफिस है, ठीक है, वहां पे जो सरकारी ऑफिसर बैठ के कार्य करते हैं सारे के सारे मतलब क्या होते हैं राज्य के डिफिनेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब राज्य कहने का मतलब कोई विशेष राज्य नहीं, बिहार बिहार की बात करेंगे, झारखंड की बात करें, वो नहीं हो गया। राज्य के अंतर्गत जितनी भी स्वचालित संस्थाएं जो होगी वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सब संविधान लागू होने के दौरान भारत में समाजवादी आर्थिक प्रणाली का प्रयोग किया गया। अतः राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भारी उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब भी किसी देश में लागू होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है सरकार जो होता है ज्यादातर चीजों पे अपना नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, ताकि वो चीज मतलब क्या हो प्राइवेट लोगों को हाथों में न जाए, और जिससे मतलब क्या हो प्राइवेट लोगों को हाथों में न जाए, जिससे वो चीज लोगों पे आसानी से उपलब्ध हो। ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करती है शिक्षा का, स्वास्थ्य एवं भारी उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करके अपने हाथों में ले लेती है।
जैसे अगर मान लीजिए शिक्षा अगर समाजवादी देश में कभी भी प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे देंगे, शिक्षा को अगर दे देंगे, तो शिक्षा काफी महंगा हो जाएगा। तो सरकार उसको चाहती है अपने हाथों में लेके रखे। जैसे भारत में आप देखेंगे तो सरकार स्कूल भी चलाती है नई स्कूल, जहाँ पे आपको मुफ्त में आपको शिक्षा दिया जाता है। हॉस्पिटल भी सरकार का होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ठीक है, तो उसी तरह लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश होंगे जो कि समाजवादी देश नहीं है, तो वहां पे सारी संस्थाएं जो होगी, ठीक है, प्राइवेट के द्वारा ही मतलब चलाई जाएगी। सरकार का काम क्या होता है? लोगों की तरफ से केवल शासन करना होता है, व्यापार करना नहीं होता है। लेकिन समाजवादी देश में क्या होता है? लोगों की तरफ से शासन भी करते हैं, मूलभूत चीजों से संबंधित जो व्यापार जो होता है वो भी मतलब सरकार चलाने की काम करती है। जैसे शिक्षा देने के लिए बात करेंगे, स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सारा सरकार अपने अधीन रखती है। जैसे आप बात करेंगे, आप शिक्षा आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तब पैसा देते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका फंडामेंटल राइट का मतलब सुरक्षित रखा जा रहा है, क्योंकि आपको शिक्षा का अधिकार है। सरकार अपने हाथों में नहीं रखेगी तो आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे और आप शिक्षा से वंचित हो जाओगे। ठीक है, स्वास्थ्य में भी सेम कंडीशन है। ठीक है, स्वास्थ्य में भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो काफी पैसे देने रहते हैं, लेकिन क्या सभी लोग उसको बेयर नहीं कर सकते हैं? ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार क्या है? राइट टू हेल्थ है आपके पास, फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट सबको मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन सबको मिलेगा किस कंडीशन में? सबको मिलेगा किस कंडीशन में? या तो फ्री कर दो, या फिर मतलब सबको अमीर बना दीजिए। तो सभी लोग के पास पैसा तो नहीं है, तो सरकार ने बोला से नहीं, चलो हम क्या करेंगे, तो हम मतलब क्या करेंगे, आपको मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की गई। भारी उद्योग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारी उद्योग पर नियंत्रण करने का मतलब ये है, सरकार ने देखा अगर इसको अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जाने देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो सरकार ने जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, ठीक है, जैसे नवरत्न कंपनियां वगैरह हुआ, जितने भी भारी भारी उद्योग थे, सबको अपने अधीन में रख लिया। ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सरकार के अधीन मतलब कार्यरत होती है। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारी चीजों को सरकार ने मतलब देश के आजाद होते ही राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यही था कि सरकार ने उसको राष्ट्रीयकरण करके अपना मतलब उस पर अधिकार संरक्षित कर दिया। ये मतलब लोक महत्व का चीज है। अगर ये प्राइवेट लोगों के हाथों में चला जाएगा तो इससे काफी लोग जुड़े हुए हैं, इससे काफी लोग प्रभावित होंगे। इसलिए रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया सरकार ने, रेलवे को क्या कर दिया, सरकारी बना दिया। अभी आप सोचो, रेलवे अगर प्राइवेट के हाथों में अगर चला जाता है तो वंदे भारत से कभी आप सफर करके देखो, वंदे भारत से 300 किलोमीटर जाइए तो उसका किराया आपको होता है 1700 से 1800 रुपया होता है। और वही किसी नॉर्मल ट्रेन से आप यात्रा करते थे 150 से 200 रुपया में आपकी यात्रा हो जाती है, सीधे 10 गुना का मतलब फर्क पड़ता है। तो इसीलिए सरकार ने बहुत सारे चीजों को मतलब समाजवादी देश बनाने के क्रम में क्या किया, उसको मतलब राष्ट्रीयकरण करके अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर सरकार को लगा से नहीं, दुनिया की देश की बात करेंगे तो दुनिया का देश कहाँ से कहाँ निकल जा रहा है। अब अपने देश में बाहर की कंपनी को नहीं आने देंगे, व्यापार नहीं होने देंगे, तो उसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन भारत क्या था, भारत गरीबों का देश था। तो सरकार को दोनों चीज को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, 1991 में उदारीकरण एवं निजीकरण की व्यवस्था अपनाई। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एलपीजी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो एलपीजी 1991 में सरकार के द्वारा मतलब अपनाया गया। अब ये जब एलपीजी भी अपनाएंगे तो यहाँ पे मतलब एक चीजें निकल कर आई, फंडामेंटल राइट पे एलपीजी का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, उसको देखेंगे। 1991 में उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति अपनाई गई, जिससे सरकार के कार्य सीमित हो गए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में निजी उद्योगों को कार्य करने की अनुमति मतलब प्रदान कर दी गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी, 1991 में जब सरकार ने जब निजीकरण को अपनाया, निजीकरण बोल रहा हूँ, ठीक है, उदारीकरण को अपनाया, तो आप देखेंगे उदारीकरण में क्या होगी, तो मतलब यहाँ पे सरकारी कंपनियां तो थी पहले से, अब मतलब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें सम्मिलित होने लगी। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, परिवहन में, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में निजी उद्योगों के कार्य करने की अनुमति मतलब प्रदान कर दी गई। तो सरकार की नहीं, यहाँ पे राज्य के ऊपर जिम्मेवारी मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्य के कार्यों के सीमित करने के कारण मूल अधिकारों का मतलब दायरा भी मतलब क्या होने लगा, सीमित होने लगा। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो राज्य के कार्यों को सीमित करने के कारण मूल अधिकारों का दायरा भी मतलब क्या होने लगा, सीमित होने लगा। क्योंकि मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, तो राज्य के विरुद्ध मतलब क्या होता है, प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उदाहरण के लिए नौकरी, सरकारी सेवाओं में, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान दिया गया, परंतु निजी सेवाओं में आरक्षण का व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे आरक्षण की व्यवस्था की बात करेंगे तो आरक्षण की व्यवस्था आपको सरकारी सेवा में आपको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, लेकिन क्या निजी सेवा में प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं तो वहां पे मतलब आरक्षण की जानकारी, आरक्षण आपको मिलती है? नहीं मिलती है। तो इसीलिए जब भी मतलब जैसे ही 1991 में उदारीकरण एवं निजीकरण की व्यवस्था अपनाई गई,
तो इससे मतलब मूल अधिकार मतलब क्या हो गया, थोड़ा सिकुड़ गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप सिंपल सी बोल सकते हैं, अतः निजीकरण से आरक्षण का अधिकार सीधे मतलब प्रभावित मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आरक्षण का अधिकार भी तो क्या फंडामेंटल राइट ही है ना। आरक्षण के अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट ही है, क्योंकि अगर बात करेंगे अभी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, पता है ना आपको, 10% आरक्षण जो दिया गया ईडब्ल्यूएस को, जो 10% आरक्षण दिया गया है, तो इसके लिए किस आर्टिकल्स का, ठीक है, 15 का 6, ठीक है, और 16 का 6 को ढाल बनाया गया है। इसके तहत ही मतलब क्या किया गया, तो मूल इसके तहत ही आपको क्या दिया गया है, तो इसके तहत ही आपको 10% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, हम इसमें एक एक आर्टिकल्स को डिटेल्स में बता देंगे किस तरीके से आपको काम करती है आर्टिकल्स सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मूल अधिकार और विधि। विधि का मतलब क्या होता है, कानून का मतलब नियम होता है। तो 12 में हम लोगों ने क्या देखा, 12 में हम लोगों ने देखा सर राज्य का परिभाषा, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब देखेंगे अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है, तो विधि शब्द की व्याख्या अनुच्छेद 13 में की गई है, जिसके अनुसार यदि मूल अधिकारों में संविधान के निर्माण की पहले पहले विधि हो, पूर्व संवैधानिक विधि के बीच टकराव हो, तो मूल अधिकारों में पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेती है, जिसे न्यायपालिका के आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्राइन में इक्लिप्स कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत सुंदर प्रश्न, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुच्छेद 13 में बात करेंगे विधि की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार यदि मूल अधिकार एवं संविधान के निर्माण की पहली की विधि हो, पूर्व संवैधानिक विधि के बीच टकराव होता था, मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेती है, जिसे न्यायपालिका का आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा विधि बना दिया, जैसे बात करेंगे कुछ ऐसा विधि बना दिया, और एक और जैसे मान लीजिए कोई ऐसे दो विधि है, ठीक है, दो विधि है, एक विधि मूल अधिकार से संबंधित है, एक कोई नॉर्मल विधि है, अब दोनों में मतलब क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मूल अधिकार का जो विधि जो होगा, तो उस विधि के मतलब ऊपर मतलब क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है, उसको ढक लेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके अनुसार मूल संवैधानिक विधियां समाप्त नहीं होगी। अब जैसे मूल संवैधानिक विधियां जो है वो समाप्त नहीं होगी, लेकिन पहले से जो मतलब पहले से जो विधि जो बनी आ रही थी, जिसका टकराव मतलब मूल अधिकार के साथ हो रहा था, उसको मतलब क्या करेगी, ढक लेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे से मतलब क्या होंगे, इसको मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि बात करेंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार तो हमारा मूल अधिकार था, लेकिन डीपीएसपी की बात करेंगे, कुछ आर्टिकल्स था, ठीक है, नीति निदेशक तत्व का, जो कि संपत्ति के अधिकार से सीधे सीधे टकराव हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सरकार ने उल्टा काम किया। ऐसे कंडीशन में सरकार को करना चाहिए, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा रखना चाहिए, क्योंकि विधि में तो यही ना कहा गया से, मान लीजिए विधि में ये कहा गया है, से मूल अधिकार से अगर मान लीजिए कानून के किसी भी मूल अधिकार से अगर संविधान के किसी भी कानून का अगर टकराव होगा, तो मूल अधिकारों को हम लोग क्या करेंगे, तो मूल अधिकार को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। अब वैसे कंडीशन में जो पुराने कानून को मूल अधिकार के कानून से ढक देंगे, लेकिन संपत्ति के अधिकार में ऐसा नहीं किया गया था। बाकी कोई भी ऐसा होता है जहां पर मूल अधिकार से मतलब क्या होता है, टकराव होता है, तो ऐसे कंडीशन में पहले के जो कानून जो बने होते हैं, वो मूल अधिकार के कानून के मतलब क्या आ जाते हैं, जमीन नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यदि मूल अधिकार समाप्त हो जाए, तो इससे पूर्व संवैधानिक विधियां पुनः प्रभावी हो जाएगी। अब ये भी ध्यान में रखना, अगर मूल अधिकार अगर समाप्त हो जाएंगे, तो जिस जिस मतलब संवैधानिक विधि से इनका टकराव हो रहा, तो पुनः मतलब बहाल हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1860 में निर्मित विधि पूर्व संवैधानिक विधि का उदाहरण है। अब 1860 में कोई विधि बना, ठीक है, 1860 में कोई विधि बना, ठीक है, 1860 में कानून बना है ना, मैकाले के अनुशंसा के आधार पर के रीजन में। तो उस समय अगर मान लीजिए कोई, उस समय संविधान तो नहीं था, हमारा संविधान मतलब क्या 1950 में लागू हो गया। और 1950 में जब लागू जब हुआ, तो 1950 में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए। अब 1860 का कोई कानून 1950 में जो हमको मौलिक अधिकार मिला, उससे अगर टकराव करेगा, तो 1950 वाला कानून का मौलिक अधिकार इसको लोप कर देगा, ठीक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी सर, संविधान एक वर्ष बार 19 फिर से समझा दीजिए। अब मैंने ये बोला, जैसे मान लीजिए 1860 में कानून बना, ठीक है, 1860 कानून बना है ना 1860 में। 1860 में अंग्रेज के द्वारा 3 कानून को भी समाप्त भी किया गया, लोप भी किया गया। तो 1860 में अगर मान लीजिए कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, जैसे हमारा बहुत सारा महामारी एक्ट वगैरह जो था बहुत पहले का ही था, तो ऐसे कंडीशन में इस समय का कोई कानून, ठीक है, अगर 1950 के कानून से अगर टकराव करेगा, और वो भी 1950 में जो हमारा संविधान जो लागू हुआ, उसमें से अगर मूल अधिकार अगर होगा ना, इसका अगर मूल अधिकार होगा, ठीक है, अगर इसका मूल अधिकार होगा,
तो ये मूल जी। अधिकार जो होगा ना, अगर इससे अगर टकराएगा ना, तो ये मूल अधिकार रहेगा, ये कानून मतलब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अठारह सौ मतलब साठ मूल, वाला समाप्त हो जाएगा। हाँ 1807 वाला कोई भी कानून समाप्त हो जाएगा अगर मूल अधिकार के बीच में अगर आएगा, तो मतलब मूल अधिकार को हमेशा मतलब वरीयता दी जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जी बिल्कुल। मूल अधिकार को हमेशा मतलब किसी भी कानून के ऊपर क्या की जाएगी, तो वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। संविधान वर्ष 1950 में लागू हुआ, जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 13 के 1 में। ठीक है, राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाए जो कि भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के विरुद्ध हो या फिर प्रतिकूल हो, या फिर ऐसी विषयों में न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए राज्य, अब राज्य का मतलब अब बिहार राज्य मत समझ लीजिएगा, राज्य का मतलब कि पूरा पूरा राज्य। ठीक है, टोटल इंटायर। ठीक है, जिसमें कौन कौन आएगा, विधानसभा आ जाएगा। ठीक है, लोकसभा आ जाएंगे, सरकार का दोनों अंग आ जाएगा, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी, सरकार की जितनी संस्थाएं वो भी आ जाएगी, कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी शामिल हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाएगी, ठीक है, जो कि मतलब क्या होगा, जो कि मतलब क्या होगा, सो मतलब फंडामेंटल राइट का हनन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी को, जैसे मान लीजिए स्कूल है। ठीक है, स्कूल, स्कूल किसका है, तो स्कूल मतलब राज्य का भाग है। तो राज्य का भाग जब स्कूल है, तो स्कूल के अंतर्गत कोई भी कानून बनेगा तो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं करेगा। डेट मीन्स स्कूल ये नहीं कह सकता है कि ये स्कूल मतलब क्या होगा, स्कूल मतलब क्या होगा, सो मतलब यहाँ पे केवल, ठीक है, उच्च जाति के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, निम्न जाति के बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई अगर स्कूल कहता है, तो वहां पे समता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, समता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन होगा, जहां पे जाति के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसा कानून कोई स्कूल अगर बनाती है, तो ऐसा कानून जैसे ही कोई स्कूल बनाएगी, ठीक है, वो स्वतः ही मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा स्वतः, क्योंकि उसने मतलब एक ऐसा कानून बना दिया जो कि मतलब क्या, फंडामेंटल राइट के मतलब क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को समझाने की मैं जो कोशिश कर रहा हूं। तो अगर बिल्कुल। ऐसा कानून या तो कोई भी संस्था बना दे, ठीक है, अगर ऐसा बनाती है, तो उसको मतलब न्यायालय के द्वारा उसे क्या किया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जाएगा। राज्य के द्वारा निर्मित विधि का कोई एक भाग मूल अधिकारियों के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका केवल उसी विशेष भाग को अवैध घोषित करेगा, समूची विधि को अवैध घोषित नहीं करेगी। अब मान लीजिए कोई विधि बनाया, जैसे कोई विधि बनाया, ठीक है, जैसे मैंने एक विधि बना दिया, उस विधि में 10 भाग है, उस 10 भाग में से 2 भाग ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका का काम ये नहीं होगा सब पूरे विधि को मतलब ही खत्म कर दे, जिसमें से 10 भाग जो बनाई थी, ठीक है, विधायिका, वो सारा का सारा समाप्त नहीं, केवल 2 ही भाग को खत्म करेगी, जो कि मतलब क्या है, तो आपको ध्यान में अवैध रखना, है। फंडामेंटल राइट के मतलब क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। न्यायपालिका के द्वारा विधि के वैध एवं अवैध के भागों के बीच में अलगाव किया जाता है, जिसे पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पृथक्करण का सिद्धांत पृथक्करण का कहते हैं, 13 के 2 सिद्धांत। है। ठीक है, अब पृथक्करण के सिद्धांत पे क्या होगा, न्यायपालिका इन चीजों का पता लगा लेगी, से जो कानून जो बना है, तो पूरा कानून ही मतलब क्या मौलिक अधिकार के खिलाफ है, या फिर कानून का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि मौलिक अधिकार के खिलाफ है। अगर उसको लगेगा पूरा कानून ही ऐसा है जो कि मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो पूरे कानून को ही मतलब अवैध घोषित कर देगी। लेकिन लगेगा नहीं कुछ ही भाग ऐसा है, तो केवल उस भाग को मतलब अवैध घोषित करेगी, न कि पूरे मतलब फंडामेंटल राइट को। ठीक है, जी बिल्कुल सर। अनुच्छेद 13 के 3 में विधि की परिभाषा है। ठीक है, इस विषय में अध्यादेश, उपनियम, विनियम, प्रथा और अधिसूचना भी सम्मिलित है। राज्य विधानसभा अथवा भारतीय क्षेत्र में किसी भी अधिकारी द्वारा निर्मित विधियों का कोई भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 के 3 में। अब यहाँ पे देखेंगे, एक जो है ना आपका 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, इंपॉर्टेंट था, क्यों था, क्योंकि संविधान में यहाँ पे एक भाग, एक मतलब एक आर्टिकल्स को जोड़ा गया, 13 का सब 4 को जोड़ा गया। ठीक है, 13 का मतलब 4 को जोड़ा गया, इसके अनुसार 13 में विधि का उल्लेख किया गया, जिससे संविधान संशोधन विधि में पृथक है। संविधान संशोधन विधि 368 के अंतर्गत निर्मित होती है, जिसके द्वारा संविधान में कोई भी अनुच्छेद अथवा भाग को जोड़ा जाएगा अथवा इसे परिवर्तित एवं समाप्त किया जा सकता है। संविधान संशोधन के मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 के प्रावधान संविधान के संशोधन पे लागू लागू नहीं होते। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या अनुच्छेद 13 में मतलब जो प्रावधान जो शामिल जो किया गया है, ठीक है, तो अनुच्छेद 13 के प्रावधान को
संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आप नहीं हटा सकते, ठीक है। संवैधानिक संशोधन कहने का मतलब आर्टिकल 368 है। 368 में क्या है? संवैधानिक संशोधन है। तो यहाँ पे देखेंगे 24वां संविधान संशोधन 1971 के अनुच्छेद 13 के 4 जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 13 में विधि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो मतलब विधि है, ठीक है। उसमें उल्लेख किया गया जो संविधान संशोधन विधि से पृथक है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें जो विधि जो है ना, 13 के 4 जो जोड़ा गया, उसमें जो 13 में जो विधि जो जोड़ा गया ना, वो संविधान संशोधन के विधि से, संविधान संशोधन के विधि से मतलब पृथक है। डैट मीन सिंपल कहने का मतलब है इसमें जो चीजों को शामिल किया गया उसको संसद का जो संशोधन विधि है, संविधान का जो संशोधन विधि है, आर्टिकल 368 जो है उसके तहत आप उसको निर्मित जो की गई उसके तहत आप उसको हटा नहीं सकते। डैट मीन्स जिसके द्वारा संविधान में कोई अनुच्छेद अथवा भाग जोड़ा जाएगा फिर से परिवर्तित एवं समाप्त किया जा सकता है, तो संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 के प्रावधान संविधान संशोधन पे मतलब लागू नहीं होते। मतलब अनुच्छेद 13 में जो चीजें जो दी गई है, ठीक है, वो आपका संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हट सकता है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमको किस किस प्रकार के फंडामेंटल राइट हमको प्राप्त हुए हैं? तो मूल संविधान में अगर बात करेंगे ना, तो 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिया गया था, ठीक है, लेकिन एक को बाद में हटा दिया गया, ठीक है। मूल संविधान में कभी भी पूछेगा संविधान में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट उपलब्ध है, तो 6 प्रकार का कीजिएगा। लेकिन अगर लग जाएगा उसमें मूल अगर लग जाएगा, तो मूल में अगर बात करेंगे ना तो 7 प्रकार का होगा। मूल में कितने प्रकार का होगा? तो 7 प्रकार का होगा, ठीक है। ध्यान रखिए कि 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मतलब क्या कर दिया गया? तो हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? तो संपत्ति के हटा दिया अधिकार को गया। मतलब क्या कर गया? हटा दिया गया। अब वर्तमान संदर्भ में अगर बात करेंगे तो हमारे पास मतलब मूल अधिकारों की संख्या मतलब कितनी है? 6 है। है। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार की बात करेंगे। आर्टिकल्स कहां से कहां तक है? तो 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेंगे तो 29 से लेकर 30 तक है। और अंतिम और छठा की बात करेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि मतलब कितने तक है? 32 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके तहत आपके फंडामेंटल राइट की मतलब क्या होती है? तो बचाव होती है, ठीक है। इस आर्टिकल्स के तहत आप डायरेक्ट मतलब कहा जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कुछ आर्टिकल्स, जैसे हम लोगों ने देखा 14 से लेकर 18 था। फिर 14 से लेकर 78 में सबसे पहला जो आर्टिकल्स है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के कहने का मतलब विधि के समझ समझ था, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहने का मतलब क्या होता है? कानून के समक्ष सभी लोग, ठीक है। कानून के समझ सभी लोग की बात करेंगे तो सभी लोग जो कानून के समझ क्या है? तो मतलब समान है। क्या है? सभी लोग कानून के समझ क्या है? समान है। अब यहाँ पे देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बहुत हाई लेवल का एग्जाम देंगे तो पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न पूछ दिया जाता है। मैंने तो देखा है एक जगह पे यूपीएससी वगैरह में पूछता है, विधि के समझ समता का विचार ब्रिटिश विचार डायसी के विचारों से संबंधित है। अगर पूछेगा उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके विचार से संबंधित है विधि के समझ समझता, तो एक मतलब ब्रिटिश विचारक हुआ करता था जिसका नाम क्या था? डायसी नाम था। क्या नाम था? डायसी। डायसी नाम था। तो डायसी। डायसी के विचारों से ही मतलब निहित है, ठीक है। यह विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया। आर्टिकल विधि के समझ समता कहां से लिया गया? ठीक है, तो विधि के समझ समता की बात करेंगे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है ना। अब विधि का शासन की बात करेंगे, ठीक है, तो विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया विधि का शासन? बताइए कोई आदमी, विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो विधि का शासन आपको जापान से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विधि के समझ समानता का विचार कहां से लिया गया? ब्रिटिश लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। तो यह विचार जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, इसका अभिप्राय है कि यह सभी व्यक्तियों पर एक समान विधि लागू की जाएगी, ठीक है। व्यक्ति का न तो जाति दिखा जाएगा, न तो धर्म दिखा जाएगा, न तो पद दिखा जाएगा, तथा उम्र दिखी जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखें, विशेष परिस्थितियां इसमें भी लागू होती है। आप बोलेंगे सर विधि के समझ समता कहने का इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो क्या सभी लोगों पे लागू होगी? तो क्या इसमें कभी विशेष परिस्थिति हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। एज को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैंने एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जिसकी उम्र 25 साल है,
और एक बच्चे के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या हो गई जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, तो दोनों को सजा हम सेम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, नाबालिग है, तो यहाँ पे हमारा बहुत सारे विशेष परिस्थिति लग जाएगी। इसी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार का काट हर जगह किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बात करेंगे हम लोग कहते हैं किसी भी मतलब किसी भी मतलब क्या होता है, अ, शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्था में अलाउ किया गया। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल मतलब यहाँ पे खंडन करेगा इसको, तो ये सारे चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। किसी भी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा या पंक्ति कुछ भी हो क्यों ना हो, वो विधि के समक्ष समान माना जाएगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा। धन संपत्ति भूमि एवं वंश इत्यादि के आधार पर नागरिकों का भेद नहीं किया जाएगा, तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी को कानून का उल्लंघन पर दंडित किया जाएगा। यह विचार समानता का नकारात्मक विचार है, ठीक है, ध्यान में रखें। अगर पूछेगा समानता का, कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है, सभी व्यक्ति को मतलब क्या किया जाएगा, कानून का उल्लंघन करने के संदर्भ में, ठीक है, उनको मतलब दंडित किया जाएगा। ये समानता का किस प्रकार का विचार है, तो नकारात्मक विचार है। अगर आपसे कोई पूछेगा मौलिक अधिकार कैसा है, नकारात्मक है प्रकृति में कि सकारात्मक है, तो अच्छा भला मत मारिएगा सकारात्मक, गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार प्रकृति में क्या है, तो नकारात्मक है। क्या है, नकारात्मक है, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना, क्या बोला प्रकृति में कैसा है, तो नकारात्मक है, ठीक है। और समानता का अधिकार की बात करेंगे तो ये भी अपने प्रकृति में क्या होता है, तो ये भी अपने प्रकृति में क्या होता है, तो नकारात्मक। नकारात्मक होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, जिसके अनुसार व्यक्तियों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होगा और उन पर समान विधि लागू होगा, परंतु समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति समान नहीं है। मैंने पहला ही भी बोला, अगर आप फंडामेंटल राइट्स 14 के तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर दे रहे हो, तो सभी व्यक्तियों के लिए ये नहीं लागू हो सकता है, ठीक है। व्यक्ति की परिस्थितियों की उपेक्षा की जाती है। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया, उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, और एक नवयुवक ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो नवयुवक को हो सकता है 14 वर्ष की सजा मिल जाए। अब बच्चे को 6 महीना के बाद छोड़ दिया जाए, वो भी बच्चे को जेल में नहीं रखा जाएगा, कहां पे रखा जाएगा, तो सुधार गृह में रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों का सजा देने का, दोनों ने तो सेम काम किया है, एक्टिविटी दोनों की प्रक्रिया तो सेम है, लेकिन दोनों को सेम सजा नहीं देख सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मतलब फांसी की मतलब सजा दिया गया, ठीक है, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दिया गया, ठीक है, लेकिन फांसी की सजा देने के दरमियान पता चला सो महिला, जैसे दो व्यक्ति ने सेम काम किया, ठीक है, दोनों व्यक्ति ने सेम काम किया और इसके लिए दोनों का मतलब फांसी की सजा दिया गया, ठीक है। लेकिन जब फांसी की सजा जब होता है तो उससे पहले मेडिकल जांच किया जाता है, जिसमें पता चला सो महिला क्या प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट महिला को अब फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं। रीजन क्यों है, क्यों नहीं दे सकते हैं, तो रीजन क्या है, क्योंकि आपकी मतलब जो भी गलतियां जो हुई है किसके अधीन हुई है, तो वो महिला की वजह से हुई, इसमें बच्चे की कोई गलतियां नहीं, जो बच्चे जो बाहर जो आने वाला है। और तब तक बच्चे, जब तक मतलब सजा नहीं दिया, फांसी नहीं दिया जाएगा, जब तक बच्चा मतलब खुद मतलब 3 वर्ष ऐसा 3 या 5 वर्ष का है, ठीक है, तब तक भी उसको शादी सजा नहीं दे सकते, जबकि बच्चे की उम्र 3 या 5 वर्ष शायद नहीं हो जाती है तब तक। तो अलग अलग अपेक्षा पे फंडामेंटल 5 या 3 होगा, कुछ भी होगा, याद मुझे नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों पर उसको रोका गया है, ठीक है, तो यही बोलते हैं, परंतु समाज में सभी व्यक्तियों का स्थिति एक समान नहीं है। यह विचार व्यक्ति की परिस्थितियों की अपेक्षा करता है और समानता के अवसर सभी के साथ समान व्यवहार मान लिया जाता है, ठीक है। तो समानता का अधिकार तो है, सबको है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा से हम समानता का अधिकार का प्रयोग जो कर रहे हैं किस परिस्थिति में कर रहे हैं, ठीक है, किस परिस्थिति में इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये ज्यादा मैटर हमारे लिए करता है, ठीक है। आप चलेंगे विधियों का समान संरक्षण की बात की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण किस तरीके से होता है, इसको जरा हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझेगा, बहुत बेसिक चीज समझाने की कोशिश मैं करूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत जैसे विषमता मूलक, विषमता, हमारा समाज कैसे विषमता मूलक है, विषमता मूलक समाज कैसे, किसी भी समाज में स्त्री पुरुष सब होता है, लेकिन हमारे में स्त्री पुरुष के अलावा हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म का लोग, भारत में 6-7 धर्म का लोग रहते हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ठीक है, तो इस सारे बहाई बहाई लोग भी है, तो सारे धर्मों को लोग रहते हैं, ठीक है। तो भारत जैसे विषमता मूलक समाज में सभी के लिए एक समान विधि का निर्माण करना समानता नहीं है, यह समानता का सकारात्मक विचार है।
ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें इससे वंचित लोगों को संरक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया विचार है। समाज परिस्थितियों के आधार पर कानून में विभेद किया जा सकता है, परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे विधियों का समान संरक्षण तो है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से मतलब क्या किया जा सकता है, ठीक है, कानून में विभेद किया जा सकता है। जैसे अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। सामान्य लोगों के साथ साथ सामान्य व्यवहार, असामान्य लोगों के साथ साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे सामान्य लोगों के साथ समान व्यवहार हमें करना है, इसीलिए बोलते हैं विधियों का समान संरक्षण। जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति को कैटेगोरीज में खड़ा कर लीजिए, इसमें से 2 व्यक्ति विकलांग है और 8 व्यक्ति फिट है, तो 8 व्यक्ति के साथ व्यवहार जो होगा वो 8 के साथ सेम होगा। इधर जो 2 व्यक्ति जो बैठ गया जो विकलांग है, तो 8 व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करे, 2 व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, इस 2 व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होगा, क्योंकि दोनों का विकलांग है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आरक्षण भी कभी भी दिया जाता है ना, तो आरक्षण भी इसी आधार पर दिया जाता है, समानता के मतलब आरक्षण के अंदर आपका आरक्षण देखने को मिलता है। जैसे अगर बोल देंगे ओबीसी को 27% आरक्षण है, तो ओबीसी को 27% आरक्षण ठीक है, समझ में आती है ये बात। लेकिन आरक्षण के अंतर्गत भी आरक्षण तो है, महिलाओं को भी तो आरक्षण है 50%, विकलांगों का भी तो आरक्षण है 50%, विकलांगों को भी तो आरक्षण है। तो 27% जो ओबीसी को निकला, बात कह रहा हूं, उसके अंदर विकलांग का आरक्षण, उसके अंदर महिला का आरक्षण, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी। तो उस तरीके से होता है। तो मतलब यहाँ पे हमेशा समझिएगा विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि समान व्यवहार तथा समान लोगों के साथ, ठीक है, समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सभी पर समान करारों पर आरोपित करना सही नहीं है। आप सभी लोगों पे सेम चीज चाहेंगे आप लागू करना, तो वो इजंट पॉसिबल। ठीक है, वो संभव नहीं, आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं, बच्चे तथा आम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। रिज्वाइन अभी सही है क्या? हेलो, हाँ क्या आ रही सही है, है? सही है, सही है। मैंने बोला से यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं तो समान लोगों के साथ हमको क्या करना है, कानून बना के समान व्यवहार करना है। असमान लोगों के साथ हमारी व्यवहार कैसी होनी चाहिए, तो असमान लोगों के साथ हमारी व्यवहार होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। ठीक है, डेट मीन्स कहने का मतलब ये है, अरे धैर्य रखिए, धैर्य, ठीक है, सब दिखेगा। ठीक है, डेट मीन्स हमको कहने का मतलब ये है, तो मतलब अगर राज्य की बात करेंगे तो महिला के लिए, पुरुष के लिए और बच्चों के लिए सेम कानून नहीं बना सकती है। जैसे मतलब 8 घंटे का काम करने का है, ठीक है, लेकिन क्या बच्चे से आप 8 घंटे काम करा सकते हैं क्या? नहीं करवा नहीं। सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अतः परिस्थितियों की भिन्नता के आधार पे अलग अलग विधि कानून लागू करना समानता का उल्लंघन नहीं होगा। न्यायालय के नागरिकों के इस तरह के वर्गीकरण को सही माना है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे परिस्थिति को भी देखिए। ठीक है, परिस्थिति के आधार पे अगर उनके लिए अलग अलग उनको बेसिक चीज अगर दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। न्यायालय ने इसको सही माना है। ठीक है, तो कभी भी 2 व्यक्ति की समान परिस्थिति अगर जब होगा, तभी मतलब उनको समान परिस्थिति के हिसाब से उनको चीजें किया जाएगा। तो समान लोगों के साथ कैसा कानून लागू होगा, समान कानून लागू होगा। असमान लोगों के साथ असामान्य कानून ही लागू होगा। सभी जैसे पेश कानून सेम कानून बना के नहीं लागू कर सकते हैं। जैसे किसी आप देखेंगे, आप रेलवे स्टेशन पे टिकट कटाने आप जाते हैं ना, तो वहां पे जिसका उम्र 80 साल का रहता है उसको भी कहते थे पीछे से लाइन में लगिए, नहीं ना कहते हैं? कहते हैं क्या? नहीं कहते। बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से काउंटर होता है, बुजुर्ग लोग जल्दी से काउंटर पे जाते हैं, टिकट कटा लेते हैं। महिला के लिए एक विशेष परिस्थिति है तो अलग से विंडो होता है, उनको जल्दी टिकट मिल जाता है। लेकिन जो लोग फिट है, जो नॉर्मली जो रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, तो उनके लिए मतलब सारी सुविधाएं अलग से व्यवस्था है। तो यहाँ पे समान लोगों के लिए समान व्यवस्था देखने को आपको मिलती है। ठीक है, चलिए, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा दिया गया है। न्यायपालिका के अनुसार किन्नरों का प्राप्त अधिकार सामाजिक अथवा जैविक अधिकार पर निर्धारित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है। ठीक है, इस निर्णय के बाद किन्नरों को पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के बजाय तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, तो थर्ड जेंडर के रूप में किन्नरों का मतलब मान्यता मतलब क्या दे दिया गया है।
न्यायपालिका ने इसे सरकारी सेवाओं में आरक्षण का निर्देश भी दिया है, क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान की मूल मान्यताओं के प्रतिकूल है। अब यहाँ पे देखेंगे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मतलब क्या है, संविधान के, ठीक है, क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान के मूल मान्यताओं के मतलब क्या है, प्रतिकूल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नील के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल्स क्या 15 भी तो कहता है ना, तो लिंग के, जाति के, वंश के, ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक जो होता है विधि के समान संरक्षण, दोनों में अंतर क्या क्या होता है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ क्या, सभी के साथ समान व्यवहार, क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, सभी के साथ मतलब क्या होता है, समान व्यवहार। और जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, पृथक व्यवहार करना। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समान समानता क्या, सभी के लिए एक जैसा व्यवहार तैयार करेंगे, लेकिन विधि का समान संरक्षण क्या करेंगे, तो परिस्थिति देखेंगे, परिस्थिति क्या है, अगर परिस्थिति देखेंगे सेम है तो सेम व्यवहार करेंगे, परिस्थिति देखेंगे मतलब क्या है, अलग अलग है तो अलग अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते थे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, इसमें नहीं देखते क्या है नहीं है, लेकिन जब बात में विधि का समान संरक्षण देखते तो इसमें भेदभाव हो जाता है, क्योंकि इसमें पुरुष का ध्यान रखेंगे, महिला, सॉरी, पुरुष में बुजुर्ग पुरुष का ध्यान रखेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, महिलाओं का ध्यान रखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में भेदभाव किया जाता है। ये बात करेंगे सभी समूहों के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, विधि के समझ समझता की बात करेंगे तो सभी समूहों के लिए, ठीक है, क्या होता है, सभी व्यक्ति के लिए समान विधि लागू होगी, जबकि इसमें क्या होता है, तो विभिन्न समूहों एवं व्यक्तियों के लिए पृथक विधियों का मतलब प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले की बात करें कि ये जो विधि के समझ समता जो है प्रकृति में क्या है, नकारात्मक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, डायसी इसके जन्मदाता है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान नहीं करेगा, ठीक है, राज्य व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान नहीं करेगा, सभी के लिए क्या करेगा, तो एक जैसा कानून देगा, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये क्या है, विधि का समान संरक्षण की बात करेंगे, तो विधि का समान संरक्षण कैसा है, तो विधि के समान संरक्षण की बात करेंगे, ये प्रकृति में कैसा है, तो प्रकृति में क्या है, तो सकारात्मक है, ठीक है, क्योंकि वंचित वर्गों का मतलब राज्य के द्वारा मतलब आरक्षण संरक्षण मतलब किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कौन नकारात्मक है, कौन मतलब क्या है, सकारात्मक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे विधि के समान संरक्षण, विधि, सॉरी, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, डायसी का विचार है। अब विधि का समान संरक्षण की बात करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये की बात करेंगे तो ये सकारात्मक होता है प्रकृति में, सकारात्मक कैसे लिखेगा, ये क्या होता है, तो नकारात्मक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ रही है। आप देखेंगे भेदभाव का आधार, ठीक है, 3 दिन लगेगा इसको खत्म करने में, पूरा फंडामेंटल राइट को अच्छे से समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे भेदभाव का आधार, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे भेदभाव का आधार क्या होता है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हो 2-3 चीजें देखते हो, ठीक है। संविधान में वर्णित समानता के अधिकार में भेदभाव भी अंतर्निहित है, ठीक है। अंतर्निहित क्या भेदभाव भी है, क्योंकि विधि के समान संरक्षण का स्पष्ट अभिप्राय है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे विधि के समान संरक्षण की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें समान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि समान लोगों के समान, सॉरी, समान संरक्षण से स्पष्ट अभिप्राय कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, समान लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार विधि का समान संरक्षण में कहता है क्या है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, ठीक है। ध्यान रखिए, मतलब ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो कि बुजुर्गों पे भी लागू हो जाए, और सेम कानून नहीं बनाए जो बच्चों पे भी लागू हो, ठीक है। बच्चों के लिए अलग रहेगा, क्या रहेगा, बुजुर्गों के लिए अलग रहेगा, जबकि विधि के समझ समता क्या कहता है, नहीं, संपूर्ण देश के लिए मतलब सभी लोगों के लिए एक ही कानून बनना चाहिए, तो दोनों में टकराव है। राज्य के द्वारा निर्मित विभिन्न विधियों के आधार पे लोगों के बीच भेदभाव किया जा सकता है, परंतु ये भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए, इसका परीक्षण न्यायपालिका करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप किस प्रकार का भेदभाव राज्य कर सकती है, ठीक है। अब भेदभाव करने का आधार क्या होगा और कितना दूर तक होगा, इसका परीक्षण करने का काम क्या करती है, न्यायपालिका करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
लोगों के बीच भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है और पूर्वोत्तर के लोगों या पहाड़ी लोगों के हेतु अलग कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कुटीर उद्योग तथा बड़े उद्योग में अंतर किया जा सकता है। अब व्यवसाय के आधार पर भी व्यक्तियों के बीच में भेदभाव किया जा सकता है और सैन्य सेवाओं में कार्य में रहने वाले व्यक्तियों का अधिकारों अनुशासन के लिए सीमित किया जा सकता है। अब यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत सारे फंडामेंटल राइट जो होते हैं, जैसे सैन्य सेवाओं में जो लोग जो लगे जो होते हैं उनको उपलब्ध नहीं होते, उनके अधिकार को मतलब क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी व्यक्ति का अधिकार को सीमित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल राइट का हनन तो हो रहा है ना। तो ऐसा कंडीशन में राज्य को ये अधिकार जो होता है वो कर सकती है, लेकिन ये इसका व्यापक अर्थ कितना निकलेगा, इसका क्षेत्र कितना होगा, दायरा कितना होगा, इसका निर्णय कौन लेंगी, तो न्यायपालिका इसका निर्णय लेती है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ये वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मनमाना तरीके से मतलब कर रहे हैं, राज्य को जो मन हो रहा है, जिसका मन कर रहा है उसका कर दे रहे हैं, नहीं, नहीं होना चाहिए। जातीय एवं धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव तार्किक नहीं है। अब यहाँ पे बोलेंगे जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव कर देते हैं, नहीं, जाति और धर्म के आधार पर नहीं होगा। न्यायपालिका ने यह भी कहा महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के अधिकार को वंचित करना भी अतार्किक भेदभाव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और लिंग के अधिकार पे अगर भेदभाव अगर होगा भी ना तो पॉजिटिव वे में होगा, न कि निगेटिव वे में होगा। ठीक है, मतलब इसीलिए तब ना बोलते हैं इसको सकारात्मक विचार है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सबरी वाला मंदिर का केस अगर अभी हाल फिलहाल में उठाते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट में यही बोला सब मंदिर में जाना लोगों का फंडामेंटल राइट है। मंदिर क्या है, मंदिर मतलब क्या है, स्टेट का प्रॉपर्टी है, एक स्टेट के अंदर आता है, स्टेट के अंदर मंदिर आता है, मस्जिद आता है। ठीक है, जो भी संस्थाएं जो भी होती है सरकारी अर्ध सरकारी संस्था सभी राज्य के अंदर आती है। जब राज्य के अंदर आएगी तो फंडामेंटल राइट यहाँ पर भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को मंदिर में जाना प्रवेश वर्जित था, जो कि मतलब क्या है, तो एक अतार्किक भेदभाव, इसका कोई तर्क नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए लागू कर दिया गया था जाने का। अब देखेंगे विधि के समझ समता में अपवाद क्या है। अब यहाँ पे विधि के समझ समता में ठीक अपवाद क्या क्या है, तो देखेंगे राष्ट्रपति व राज्यपाल केवल दो पदाधिकारी है जिन्हें विधि के समझ समता के सिद्धांत से छूट प्रदान की गई है। अब राज्यपाल, ठीक है, और मतलब राष्ट्रपति, हमारे देश के दो पदाधिकारी होते हैं, उनको विधि के समझ समता में मतलब क्या दिया गया है, उनको छूट दिया गया, आर्टिकल 361 कहते हैं। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति जब अपने पद पे रहेंगे तो इनको बहुत सारे चीजों से मतलब छूट मतलब दी जाती है। ठीक है, वो कार्यकाल के दौरान उनको दंड आप नहीं दे सकते हैं, चाहे कोई भी अपराध काहे न कर दे। ठीक है, तो इनको बहुत सारे चीजों से मतलब छूट दी गई है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों अपने पद की शक्तियों के प्रयोग कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। सबसे पहले ये इनके शक्ति का प्रयोग करेंगे, अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए न्यायपालिका के प्रति मतलब क्या होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, दोनों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का दंडिक अथवा आपराधिक कार्यवाही न तो प्रारंभ की जाएगी और न ही मतलब बनी रहेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिक दर्ज कराने का प्रयास किया गया, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया। राष्ट्रपति राज्यपाल के अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी, लेकिन अगर अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होती। ठीक है, जहां तक मैं शायद गलत नहीं हूं, मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल जो थे इनको इनको हटाया गया था। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इनको पद से हटाया गया था। नाम क्या है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनको हटाया गया था। लेकिन इन पे केस करने की कोशिश की गई थी, जिसको उच्च न्यायालय ने मतलब क्या किया था, इनकार कर दिया था। दूसरी बात, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के उनके कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तिगत कार्य को ये सिविल कार्यवाही में आरंभ की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पे उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। इसके लिए 2 महीने पूर्व उनको मतलब क्या देना पड़ेगा, नोटिस देनी होगी, जिसमें व्यक्ति का नाम एवं पता था, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही का कारण का उल्लेख होना चाहिए, जिसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध वैवाहिक विवाद के संबंध में कोई मामला न्यायालय में आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मतलब से उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं लगेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सिविल का मामला है तो वो मतलब चल सकता है न्यायालय में। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का कोई वैवाहिक मतलब विवाह का मतलब कोई रीजन है, ठीक है, तो उनसे संबंधित चीजें जो है तो मतलब वो मतलब मान लीजिए कोई वैवाहिक मामला का कोई विवाद है तो वो सब सिविल मामला है, वो सब चल सकता है, लेकिन 2 महीने पूर्व उनको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बता दिया ये मतलब क्या है, विधि के समझ समता का अपवाद है।
आप चलेंगे सामाजिक समानता देखते हैं। तो सामाजिक समानता जब देखोगे तो उसमें कुछ चीजें निकल कर आती है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना सामाजिक समानता में क्या होता है। तो समता के आधार को विशेष क्षेत्रों में लागू करने हेतु आर्टिकल्स 15 की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आर्टिकल्स 15 एक बहुत अच्छी मूवी भी है, कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल्स 15 की व्यवस्था की गई। आर्टिकल्स 15 क्या कहता है, तो यह अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, किसी भी प्रकार का विभेद से रोकता है। यह मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों का उपलब्ध है। ठीक है, तो 15, 16, 19, 20, 21, 23, ठीक है, शायद यही आर्टिकल्स है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, तो आर्टिकल्स 15 जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे विभिन्न आधारों पर भेदभाव का प्रतिबंध। आर्टिकल्स 15(1) के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। यह अनुच्छेद राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, इस अनुच्छेद में केवल केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक मानदंड के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो देखिए, जितना भी फंडामेंटल राइट जो है ना, सबको सरकार चाहे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रक्रिया, ठीक है, इफ अगर बट लेकिन परंतु लगा के उसको मतलब खंडन कर ही देती है। जैसे यहाँ पे केवल शब्द की बात लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया केवल, कि केवल लगा देने से बड़ा चीजें बदल जाती है। अब यहाँ पे केवल लगा दे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव तो नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी सरकार, लेकिन सरकार चाहे तो इसमें भेदभाव कर देती है। अब बोलोगे सर कैसे कर देती है, तो सरकारी नौकरी में वैकेंसी निकलता है। ठीक है, एससी के लिए अलग से सीट का प्रावधान कर देती है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दे देती है। कुछ सीट जो होता है केवल माइनॉरिटी के लेकर होता है। स्कॉलरशिप जब राज्य जो देती है तो पता चलता है केवल लड़कियों के लिए है। ठीक है, 50,000 रुपया जो मिलता है, ठीक है, ग्रेजुएशन पास करने पे या फिर पीटी निकालने पे केवल लड़कियों को लेकर मिलता है। ठीक है, तो क्यों है, तो यहाँ पे राज्य जो है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक मापदंड के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर सकती है। ठीक है, आप ये नहीं क्लेम कर सकते तो 50,000 रुपया लड़कियों को मिलता तो हमको भी दीजिए, क्योंकि सरकार तुरंत बोलेगी नहीं नहीं, आर्टिकल्स 15 में केवल शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें से हमको वैसे लोगों का विकास करना है जो कि मतलब मूल रूप से क्या है, काफी अधिक पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो आर्टिकल 15 में मतलब क्या किया गया से विभिन्न आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध तो है, लेकिन इसमें कुछ आर्टिकल्स को ढाल बना के सरकार अगर चाहे तो उसमें मतलब भेदभाव भी कर सकती है। विभिन्न स्थानों पे भेदभाव पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विभिन्न स्थान पे मतलब क्या होता है, भेदभाव का मतलब क्या किया गया है, ठीक है, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के आधार पर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा अनेक सड़कों और होटलों को भारतीय प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया था। ऐसे ऐसे शब्द लिखे जाते थे, ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊं। कुछ जगहों पे तो लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे मूल अधिकारों के द्वारा समाप्त किया गया। मतलब कुछ ऐसे जगह थे ब्रिटिश जिस समय था उस समय देश में, तो उस समय कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पे मतलब क्या किया गया था, तो वहां पे मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया था भारतीयों को जाने के लिए। जैसे कि मतलब दक्षिण अफ्रीका के एग्जाम्पल ले लेते तो वहां के मूल निवासियों को, ठीक है, एसी में सफर करना अलाउ नहीं था प्रथम श्रेणी में। ठीक है, भारत में बहुत से ऐसे सिनेमा घर थे जहाँ पे भारतीय नहीं जा सकते थे। तब विभिन्न स्थानों पे भेदभाव पे जो प्रतिबंध जो लगाया गया था ब्रिटिश के समय में, उसको फंडामेंटल राइट के तहत मतलब क्या किया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। इसके लिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 का प्रयोग किया गया, और केवल धर्म, मूल वंश, जाति एवं लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक पे अयोग्यता, प्रतिबंध या फिर देयता आरोपित नहीं होगी, जो निम्नलिखित प्रकार की होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते से इस दुकान में केवल केवल, ठीक है, स्वर्ण जाति के लोग ही आएंगे, या फिर इस दुकान में केवल पुरुष को ही आना अलाउ होगा, महिला इस दुकान में नहीं आएगी, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, ये दुकान हो गया, सार्वजनिक भोजनालय हो गया, होटल हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पे ये चीजें लागू होगी। ठीक है, ऐसे कुआं, तालाब या फिर स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक रिसोर्ट पर विभेद नहीं किया जा सकता जो पूर्णतः या अंशतः राज्य अथवा वित्त द्वारा संचालित होता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्मित है। आप यहाँ पे देखिए, समझिए, इसको पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बहुत सारे कुआं वगैरह थे देश में, पानी के स्रोत वगैरह थे, उसमें दलितों को जाना अलाउ नहीं था। जैसे देश आजादी हुआ तो हमें आर्टिकल्स 15 के 2 के तहत क्या सारा को खत्म कर दिया, नहीं सब जगह सब जा सकता है, लेकिन ध्यान में रखना राज्य द्वारा पूर्णता या फिर अंशतः, अंशतः समझ रहे हैं,
अंशतः कहने का मतलब है थोड़ा सा राज्य के द्वारा, ठीक है, उसमें प्राइवेट भी शामिल हो सकता है। पूर्णतः का मतलब पूरी तरीके से राज्य के द्वारा संचालित हो अथवा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्मित हो। आप ऐसे नहीं बोलेंगे से आप हम मना कर दे से नहीं वो आदमी मेरे तालाब से पानी नहीं पिएगा, या तालाब मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो आप इस पे मेरे पे जाके केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राज्य के द्वारा निर्मित नहीं है, न तो राज्य ने हमें पैसा दिया है, नहीं तो राज्य पे इस पे किसी भी प्रकार का अधिकार है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब गांव देहात में जो होता है देखिएगा, गांव देहात में ट्यूब आप लोग समझते हैं, चापाकल जानते हैं कि नहीं जानते हैं क्या होता है उसको? हैंडपंप जानते हैं ना, हैंडपंप? अगर नहीं जानते तो गदर फिल्म तो देखी होगी, उसमें तो है ना। अभी सरकार क्या कर रही है, सभी लोगों को मतलब क्या कर रही है, दरवाजे दरवाजे पे हैंडपंप लगा दे रही है। तो कुछ लोग ने उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, मेरे दरवाजे पे लगा हुआ तो मेरा हो गया। तुम्हारा नहीं है, राज्य के द्वारा निर्मित है, ठीक है। और राज्य के द्वारा निर्मित है तो उसमें से सभी लोग उसमें से पानी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सभी लोग उसमें से पानी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम बोलोगे से नहीं नहीं, ये तो भले ही राज्य के द्वारा निर्मित है, ठीक है, लेकिन मेरे जमीन पे तो है, तो आप लोग सीधे बोलिएगा आर्टिकल 15(2) क्या कहता है, कोई भी ऐसा स्थान, ठीक है, जो कि राज्य उस आधार पर विभेद नहीं की कर सकता है जो कि राज्य के द्वारा या तो पूर्णतः हो या फिर अंशतः हो। अगर आपका भी इसमें शेयर लगा हुआ है ना, तो हैंडपंप गाड़ने का काम सरकार का है, ठीक है, तो ये अंशतः में आ जाएगा, ठीक है। अगर जमीन भी सरकार की होगी, वो जगह भी सरकार की होगी, और हैंडपंप भी सरकार को पूर्णतः हो जाएगा, तो दोनों आधार पे, ठीक है, तो सर्वाधिक उद्देश्य के लिए अगर कोई भी चीज अगर शामिल होगा तो उसपे किसी भी प्रकार का अगर विभेद अगर किया जाता है तो आर्टिकल्स 15 के 2 का मतलब उल्लंघन होगा, जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। और इस आधार पे आप इसको ढाल बना के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और कह सकते हैं सरकार मिलोड मेरा क्या हो रहा था, मेरा मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आई चीज? नहीं आ रही क्या समझ में? ज्यादा टफ हो जा रहा है क्या? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है सर। हम्म, समझ रहे हैं इन सब चीजों को? तो आप चलोगे थोड़ा सा ये तारीखिक भेदभाव करवा दे रहा हूँ, अब फिर मतलब कल करेंगे, ठीक है। देखिए, पढ़ने का लेवल को थोड़ा वाइडली करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडिया के द बेस्ट टीचर है राजेश मिश्रा, उनका नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता पॉलिटी, ठीक है, मैं खुद ही पढ़ता हूँ इनसे, और सोचा आप लोग को भी मैं पढ़ा दूँ, ठीक है। और ये नोट्स है, पेड सिलेबस है, ठीक है। 40,000 50,000 का जो रेलवे सॉरी यूपीएससी का जो कोर्स जो आता है, जो कि साल डेढ़ साल कोर्स चलता है, वही होता है। हम अपने फाउंडेशन बेस पे पूरा यूपीएससी के कोर्स शामिल कर दिए है, जो कि आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। पीडीएफ ढूंढ के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्लास बाई क्लास उनका पीडीएफ दिया हुआ, पेड बैच का पीडीएफ है, ठीक है। तो तार्किक भेदभाव से कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ध्यान में रखिएगा तार्किक भेदभाव तो हुआ था, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और समझिए थोड़ा सा, सब चीजों को समझेंगे तो ही पॉलिटी बहुत मजेदार चीज है, लेकिन चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। 1235 तक आर्टिकल्स रखने से नहीं होगा, वो आपके एग्जाम में गोला लगा के आ सकते हैं, मेंस में दांत निकल जाता है लिखने में। आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन करने का बोल देगा, व्यापक एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे। आर्टिकल 15 के 1 में क्या है, 3 में क्या है, 2 में क्या है, और किस तरीके से राज्य मतलब क्या करती है, शक्तियों के ऊपर मतलब चेप लगाती है, तो वो नहीं बता पाइएगा, ठीक है। इसलिए समझ बनानी जरूरी है। रट तो सब लेता है, रटते तो तोता भी रट लेता है, तोता को भी घर लाइए और उसको बोल दीजिए सीता